Still we are lacking but still improving as well. Inhibition वाला factor. यार क्या कर रहे हो तुम? बलोच हो के ऐसा काम करते हो? 13 लड़कियां जो है ना वो इंटरनेशनल प्लेयर हैं। ब्रश किस तरह करना चाहिए, बालों को सुखाना किस तरह चाहिए। मेरे सामने बेलन हाथ में लेके बहुत फ्री है वो तो प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन स्टार्ट हो जाते हैं, शीशा कैसे ब्रोक करना है, किस तरह से आउट करना है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया बोल है मैं खुश आमदीद और अब मेरे साथ वर्दा आज आ चुकी हैं। कल इनकी तबीयत खराब थी, 50% रिकवरी हो चुकी है, 50% बाकी है। आवाज़ साथ नहीं दे रही लेकिन कमिटमेंट और डेडिकेशन मुकम्मल। थैंक यू सो मच तला इतने स्वीट से इंट्रोडक्शन के लिए। 50% वैसे मेरी तबीयत रिकवर, मैं 50% तो नहीं कहूँगी लेकिन हाँ एटलीस्ट मेरी जो फ्लू की कंडीशन थी, जो मुझे कंटिन्यू कल स्नीजिंग हो रही थी जिसकी वजह से मैं ऑन एयर नहीं आ सकी थी, इस वजह से मैं रेस्ट कर रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज आई एम फीलिंग मच बेटर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैंने कहा क्यों ना शो करें। हमें एक आदत हो जाती है तलहा के, एटलीस्ट मुझे तो ये चीज़ हो गई है कि जब तक मैं अपने व्यूअर्स के साथ रूबरू ना हूँ, सुबह सुबह ना आए, आपको थोड़ा सा तंग ना करूँ, तब तक मुझे लगता है कि मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरा। मैंने आपको क्या बिगाड़ा है? मतलब व्यूअर्स आपको पसंद करते हैं, चाहते हैं, तो आप यकीनन उनका जिक्र करें। मेरा गुनाह क्या है मुझे बता नहीं तलहा, देखें आपके साथ भी मुझे काम करने की आदत होगी, तो सुबह सुबह आपको तंग करना, आपकी एक कहते हैं ना रोबदार आवाज़ सुनना, जिसके हमारे व्यूअर्स बहुत बड़े फैन हैं, अमिताभ की आवाज़ से भी आपको मिलाते हैं, तो फिर आप सोचें एक आदत हो जाती है आपको। ये मोहब्बत भरा तंग है, ये मोहब्बत भरा तंग है। चलिए शुक्र अल्लाह, ये वाली बात है। आज का हम कोट ऑफ द डे वर्दा आप बताना पसंद करेंगे कि मुझे भी आदत है कि आप बताते हैं। नहीं तरह आज मैं कोट ऑफ द डे लेकिन नहीं आई हूँ। हाँ अलबत्ता आज हमारी कोशिश है कि हम आपको एक मैसेज दें कि मुल्क भर में इस वक्त खासकर अगर मैं कराची की बात करूं तो डेंगू एक वबा की सूरत इख्तियार कर चुका है, और अगर हम हर गली मोहल्ले में देखें तो हर 2-3 घरों में से एक घर में डेंगू का कोई ना कोई पेशेंट ज़रूर निकल रहा है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी हुकूमत इस बारे में कोई काम नहीं कर रही है, कहीं भी स्प्रेज नहीं हो रहे हैं, डेंगू मार या मच्छर मार स्प्रेज नहीं किए जा रहे हैं, इस पर काबू पाने की कोशिश नहीं की जा रही है। हाँ इलेक्शन की डेट करीब है तो वोट पूरे पूरे हक से मांग रहे हैं, लेकिन जो उनका फ़र्ज़ है उस फ़र्ज़ से बहुत पीछे हटे हुए हैं। किसी को जहमत नहीं हो पेश आ रही है कि ज़रा झांक लें गली मोहल्लों की क्या सूरत हाल है। हर घर से अल्लाह माफ़ करे, मैं तो बस तकफा यानी कि बहुत अफसोस के साथ ये बात कहूँगी कि डेंगू की वजह से एक जनाजा उठ रहा है। तो मेरी यहाँ पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बराए मेहरबानी किसी भी किस्म का बुखार अगर किसी को भी घर में होता है तो उसको इग्नोर बिल्कुल ना करें, अपने आप को हाइड्रेट रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, जूसेस का इस्तेमाल करें और लाजमी डेंगू का टेस्ट करवाइए। अगर हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, एक दिन से ज़्यादा हो गया है, फीवर सबसाइड नहीं हो रहा है, तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू कीजिए और डेंगू का टेस्ट करवाइए। एक अच्छी बात, एक खबर देना भी तलहा सदकाए जारिया है। यकीनन, तो यकीनन। आज हम और इससे हमारे शुरुआत टीम कर रहे मेंबर हैं। की एक अहलिया, उनकी वाइफ का भी इंतकाल हुआ, उनके साथ भी हम कंडोल करना चाहेंगे। शाह के साथ अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। हम कह लिया कि बड़ी टॉप खबर पे स्टोरीज नजर आज की डालते नजर हैं। डालते हैं। पीटीआई की लॉन्ग मार्च की तैयारी, जलसों की सीरीज जारी, कप्तान अपने खिलाड़ियों को वार्म अप करा रहे हैं, बस इस्लामाबाद मार्च की तारीख नहीं बता रहे। मार्च में ताखीर की वजह क्या है, अवाम पूछ रहे हैं। पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन के आगे बंगाल टाइगर्स ने 173 रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। वर्ल्ड कप से पहले ऐसी परफॉर्मेंस कौमी टीम के लिए सवालिया निशान है, बाबर आजम को सोचना होगा। ब्रेस्ट कैंसर से पाकिस्तान में अमवात 7वीं बड़ी वजह। खवातीन एहतियात करें और अपना मुआयना खुद करें, सिर्फ आगाही से ही जानलेवा मर्ज को शिकस्त दी जा सकती है। और शहनशाह कव्वाल, मौसीकी की दुनिया के बेताज बादशाह और दिलों की जान नुसरत फतेह अली खान, बरसगीर के अजीम गायक के मद्दा आज उनका 76वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। राइट, यकीनन हम जानना चाहते हैं, व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि आजम स्वाति को कौन से केस में अरेस्ट किया गया है और क्या कार्रवाई हुई है, कहां लेकर गए हैं उन्हें, किस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है। क्योंकि यही देखा जाता है कि जैसे ही कस्टडी में लिया जाता है तो फिर हम सब जानते हैं कस्टडी में सारी ख्वाहिशें पूरी की जाती हैं। कभी मेंटल टॉर्चर होता है, कभी फिजिकल टॉर्चर होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। ये कानून के मुताबिक ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अमजद नियाज़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको ज्वाइन करेंगे वो हमें, और उनसे हम सवाल भी करेंगे इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम अमजद नियाज़ी साहब। नियाज़ी साहब क्या आप हमें सुन सकते हैं?
जी, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे? जी अच्छा, न्यारी साहब ये बताइए कि आदम स्वाति की इस तरह से अचानक गिरफ्तारी की वजह कोई सामने आई है, क्यों की गई है गिरफ्तारी इस तरह से? इम्पोर्टेड गवर्नमेंट अपने मैं समझता हूँ कि जिस तरह गस्टापो था जर्मनी में, उनकी एजेंसी होती थी कि वो ये किसी से नहीं पूछती थी कि जी कि आपका जुर्म क्या है, और इसी तरीके के साथ आज FIA जो है जिनका जुर्म है उनको छोड़ा जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि कल का जो एक बड़ा ओपन शट केस था जिसके अंदर FIA के प्रोसिक्यूटर ने वो किरदार अदा नहीं किया जो ये था। मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान से डॉक्टर रिजवान जैसी शख्सियत, मैं समझता हूँ कि उनकी कुर्बानी आज जाया की गई है, जाया हो गई है इस लिहाज से कि उन्होंने एक बहुत मेहनत से एक केस तैयार किया जिसमें कोई अभाम ही नहीं था। और तो हुआ क्या कि वहाँ पे जब मुकम्मल इसकी तहकीकात अदालत में गई और वहाँ पे जो किरदार अदा किया कल, तो आप खुद सोचें कि FIA क्या करने, वो सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेड गवर्नमेंट अपने दौरे इक़्तिदार को, अपने तख्त को बचाने के लिए हर उस हद तक जा रहे हैं कि उसमें कानून, जहाँ पे कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो ये इनका चेहरा जो वो तो हर हद चेहरा तक गिरने को तैयार हैं सर, आप इतना गिर के मुकाबला कैसे करेंगे? बिल्कुल, हर मुश्किलात के बाद आसानी है, हर रात के बाद सुबह है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आवाम के साथ मिलके जो स्ट्रगल कर रहे हैं हकीकी आज़ादी के लिए, हमें पूरी उम्मीद है कि जुल्म की राह हो सकती है पर ज्यादा देर तक यकीनन कुफर को बर्दाश्त करने का हुक्म है, जुल्म को बर्दाश्त करने का हुक्म नहीं। राव रिजवान हमारे साथ हैं, उनसे डिटेल्स ले लेते हैं। सही जी, राव रिजवान अपडेट कीजिएगा हमें आदम स्वाति की गिरफ्तारी के बारे में। जी, सेनेटर आजम स्वाति को रात को इस्लामाबाद में तकरीबन 3 बजे करीब उनके फार्म हाउस जो उनकी रिहाइश है वहाँ से उनको हिरासत में लिया गया। FI के एहलकारों ने उनको हिरासत में लिया। उनके ऊपर जो है ममनुआ फंडिंग केस जो है उसकी वजह से उनको जो है गिरफ्तार किया गया। तो PTI के रहनुमाओं को मुसलसल जो प्रेशर में डालने को गिरफ्तारी का सिलसिला FIA की जानिब से जारी है। इससे पहले भी जो है शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया और भी लोगों को गिरफ्तार किया। अब जो सेनेटर आजम स्वाति काफ़ी एक्टिव PTI के जो है रुकन है, उनको जो है रात गए, जो 3 बजे उनके घर जो फार्म हाउस है वहाँ पर FIA के एहलकार गए और उनको गिरफ्तार किया। उनकी बेटी जो फरहाना स्वाति हैं उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक भी कर दी। उनका ये भी कहना था कि अपोजिशन की आवाज़ को इस तरह के हथकंडों से बिल्कुल नहीं दबाया जा सकता और आजम स्वाति बिल्कुल जो है बेगुनाह है और वो अपने जल्द बाहर रहेंगे। और आजम स्वाति को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। रात को 3 बजे उनकी रिहाइशगाह पे जो है FIA के एहलकार पहुंचे और उसके बाद जो जब उनसे पूछा गया कि वो किस वजह से गिरफ्तार कर रहे हैं तो उनका ये कहना था कि ममनुआ फंडिंग केस में जो है इनके वारंट गिरफ्तारी दिए गए हैं तो उसके लिए हम गिरफ्तार कर रहे हैं। उसके बाद उनको फार्म हाउस से गिरफ्तार करके जो है FIA नामालूम मकाम पर ले गई। तो ये PTI की जो रहनुमा है उनको गिरफ्तारी का सिलसिला मुसलसल जारी है। हुकूमत की तरफ से जहराना इनिंग खेली जा रही है और किसी किस्म का भी जो है PTI के वो नहीं जा रहा। बहुत शुक्रिया राव। मैं न्याजी साहब से एक सवाल पूछना चाहूँगा। न्याजी साहब, मेरी नज़र में ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि PTI इस मुल्क की वाहिद जमात है जिसने अपने फाइनेंशियल बुक्स, अपने अकाउंट्स अवाम के सामने रख दिए, अदालतों के सामने रख दिए और 70 की दहाई से लेकर जो इमरान खान साहब ने ट्रांजैक्शंस की थी अपने घर के लिए वो तक डिटेल सामने रख दी हैं। किसी और पार्टी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है, सिर्फ आपने किया है। शायद इसीलिए आपके ऊपर इतने सारे केसेस ममनुआ फंडिंग के बन रहे हैं और वो क्योंकि कभी उन्होंने लाइफ में देखे ही नहीं थी इतनी सारी शीट्स और बुक्स, अब इतने सारे नंबर सामने आ गए तो उन्होंने कहा कोई तो बुराई निकाल ही लेंगे हम इसमें से। नियाजी साहब, बात यह है कि एक होता है वेस्टर्न इंटरेस्ट में वो हुकूमतें जो काम करती रही हैं उनको हमेशा उनके इक़्तिदार को, उनकी प्रॉपर्टीज को, उनके हर एक चीज को दवाम बख्शा गया है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जनाब इमरान खान साहब ने हर एक चीज कौम के सामने भी रखी। हम पे ममनुआ फंडिंग का, फॉरेन फंडिंग का इल्जाम था, फिर उसको उन्होंने खुद इलेक्शन कमीशन ने मांगना कि ये ममनुआ। अब उन्होंने कहा जी कि फॉरेन फंडिंग तो देखो जो इल्जाम था वो खत्म हो गया, अब जी ममनुआ फंडिंग है और वो भी हमने उसके हर एक अकाउंट की तफसीलात और जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंडिंग की है मुकम्मल डाटा जो है इलेक्शन कमीशन को दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी
लोगों को उठा रहे हैं, हरास कर रहे हैं, तो ये बड़ा अफसोसनाक है और इससे नियाज़ी होना साहब, कुछ नहीं है। मेरा यहाँ पे एक सवाल है आपसे कि FIA यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ्तार कर रही है, जो केस बिल्कुल सामने 16 अरब का शफाफ केस था, उसमें जो है बाज़त बरी कर दिया जाता है। खान साहब जिस NRO 2 का जिक्र कर रहे थे, ऐसा लग रहा है कि नून लीग उस NRO 2 के बहुत करीब पहुँच गई है, ऑलमोस्ट हाथी निकल गया है, दुम रह गई है, हर चीज़ पॉजिटिविटी में जा रही है, नून लीग के हक में जा रही है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतना डिले क्यों कर रही है कॉल देने में मार्च की? क्या वजह है? आखिर टाइगर्स भी आपके जानना चाह रहे हैं, वो सब तैयारी करके बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं ये बात कहूँ कि जी तारीख पे तारीख आने का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन तारीख का ऐलान नहीं किया जा रहा अब तक, वजह क्या है? नवंबर का इंतजार तो नहीं नियाजी साहब? नहीं, बात ये नहीं है, रजीम एक तो आपने खुद सवाल भी किया, जवाब भी दिया है, बड़ी जबरदस्त। अच्छा देखिए, रजीम चेंज के जो बेनिफिशरी है ना, हमने कहा था कि साइफर के नतीजे में इलेक्शन अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तहकीकात करे कि इसके बेनिफिशरी क्या है और इनके मकासद, वो तो आपने बता दिए कि ये लोगों को केसेस से रिलीजेस थे जो ओपन सेट केस थे। सेकेंडली, ये हम सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग मार्च इसलिए नहीं करना चाहते, मैं आपको थोड़ी सी वजाहत दूंगा कि हम इलेक्शन के लिए आना चाहते हैं, या हम ना सिर्फ इलेक्शन बल्कि साफ और शफाफ इलेक्शन, हम एक सॉफ्ट इनकलाब की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें रूल ऑफ लॉ हो, जिसमें जजा और सजा हो, जिसमें पार्लियामेंट को ये इख्तियार हासिल हो। अगर पार्लियामेंट ही रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि अवामी नुमाइंदे रिस्पॉन्सिबल है जजा लोगों के सवालात के जवाब देने के, तो फिर उनके पास वो इख्तियारात भी होने चाहिए। फिर पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर को चिट चैट के जरिए जो है उसके इख्तियार बेख्तियार एक प्राइम मिनिस्टर बैठ के वहां पे क्या करेगा। सर एक सवाल न्याजी साहब गुजारिश है, सॉरी टू इंटरप्ट सर देखिए, नैब ने PDM वालों के खिलाफ केसेस बनाए, उन्होंने आते ही नैब के रिफॉर्म्स लाके नैब को पैक करके साइड पे कर दिया। आपके खिलाफ FIA कार्रवाई कर रहा है, क्या आप भी ऐसा ही करेंगे FIA के साथ? क्योंकि देखा हमारे मुल्क में यही गया है सर कि यहाँ पे सियासतदान 11-11 साल जेल से होकर आ जाते हैं, प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं, लेकिन जेल रिफॉर्म्स नहीं लेकर आते, अदालतों का शिकार होते हैं, लीडरान अदालतों में जाके सजाए मौत पा लेते हैं, लेकिन जुडिशल रिफॉर्म्स नहीं आते। रिफॉर्म्स आपकी गवर्नमेंट भी लाने में नाकाम हुई थी नियाजी साहब। बिल्कुल, हम यही तो कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ इख्तियार वो था ही नहीं कि हम उसमें, आपको भी पता है कि हम हर रोज किस ब्लैकमेलिंग से गुजरते थे, कभी एक भाग जाता था, दूसरे को फिर मनाते थे, फिर हमारे पास वो इख्तियार रहा ही नहीं था। हम यही तो कह रहे हैं कि हम सिर्फ हुकूमत करने नहीं आना चाहते, हम समझते हैं कि इस पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, उस तरफ लेके जाना है जो हमारा हकीकी पाकिस्तान है, जो वो पाकिस्तान है जो आम लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए हासिल किया था, यानी कि रूल ऑफ लॉ। पाकिस्तान में अगर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? रूल ऑफ लॉ। कि हर एक, आपने कहा ना कि आप FIA को, अगर हम ये काम करेंगे तो मैं समझता हूँ हम बुलंदर करेंगे। नहीं, इमरान खान का तो मौक़िफ़ भी यही है कि हमने इदारों को मजबूत करना है, इसी में पाकिस्तान की बका है और ये वक्त आ चुका है कि अब हम आगे की तरफ बढ़े। अगर हम आगे की तरफ देखें, हम क्या कहते हैं, आज़ाद खारजा पॉलिसी से क्या मुराद है कि वो फैसले जो पाकिस्तान की अवाम के इंटरेस्ट में हो, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में हो, रियासत पाकिस्तान के इंटरेस्ट में हो, वो हम लेके आए। हम मईशत, आज़ाद मईशत की बात क्या करते हैं कि वो फैसले ना हो जिसमें दूसरे मुझे डर ये है नियाजी साहब कि वैसा ही ना हो जैसे पहले हुआ था कि फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाए और फिर कोई पावर ना हो और फिर कुछ ना कर सके। मेरी बात सुने ना, इमरान खान आज प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर आए, हटाया गया, अगर वो चाहते तो कंप्रोमाइजेस करके आज भी इक़्तिदार में बैठे होते। इमरान खान की सियासत का, इमरान खान का जो बुनियादी जो नुक्ता है वो यही है कि पाकिस्तान के लिए काम किया जाए, चाहे उसके लिए हम सबको कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। इस उम्मीद के साथ ये बात इस नुक्ते से आगे बढ़े और अमली जामा इस नुक्ते को पहनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद अली खान नियाज़ी साहब। अच्छी बातें हैं, बड़े अच्छे ख्वाब हैं,
अल्लाह करे ये पूरे हो जाए। हम दुआगो हैं कि हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो, जैसे कहा कि हर चीज़ पाकिस्तान के मफाद के खातिर उनके फेवर में होनी चाहिए, पाकिस्तान की आवाम की फेवर में होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि इमरान खान जब पावर में थे तो पावर थी नहीं। खान साहब ने खुद कह दिया कि वज़ीर आज़म हो के किसी भी केसेस के ऊपर कुछ एक्शन नहीं ले सका। क्या तो ये भी रहेंगे, गंदी गंदी वीडियोस आने वाली हैं, अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर करे। खैर आगे बढ़ते हैं, तला कुछ टॉप ट्रेंड का जिक्र करते हैं, आज हमने किया नहीं है। सोशल मीडिया पे इस वक्त फिलहाल क्या टॉप ट्रेंड में है आपको दिखाते हैं। जी तलहा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश अच्छा जी, टॉप ट्रेंड में मैच चल रहा है ट्विटर अभी। पे। मैच चल रहा है, 173 नहीं 173 का उन्होंने जो है वो टारगेट दिया है बांग्लादेश ने पाकिस्तान को। अब देखते हैं कि पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करता है। आपकी क्या उम्मीदें हैं तला? वैसे मैच चल रहा है इस वक्त। मेरी उम्मीदें अच्छी हैं। आई थिंक बांग्लादेश की टीम भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, फाइट करेगी और यकीनन उनकी भी टीम कमज़ोर नहीं है। लेकिन देखें, ये है हमारा कल्चर अर्ली विकेट्स का, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। For all the loyal fans, I can't read that. Now it's too far away. It's gotten too small as well. ओके, लेकिन लग रहा है कि ट्वीट जो है लोगों ने बहुत ज़्यादा की हुए। 21 टॉप अच्छा 21 तोपों की सलामी लिखा हुआ है। सलामी 21 तोपों की सलामी दी जा रही है। और आगे अगर हम बढ़ें तो ये अच्छा, वैसे शाहिद अफरीदी ने भी कहा है कि रिजवान के लिए उन्होंने मैसेज दिया है कि उनको थोड़ी सी अपनी सोच बड़ी करनी पड़ेगी। वो खाली एक 60 रन का जो टारगेट सोच के वो चलते हैं, उस चीज़ से उनको बाहर निकलना पड़ेगा। बड़ा सोचेंगे, रन्स की तरफ बढ़ेंगे तो रन्स ज़्यादा बनाए मेरे जा ख्याल सकते से हैं। शायद अफरीदी को चाहिए कि उन खिलाड़ियों को मशवरा दे जो 15-20 से ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। कम से कम रिजवान 60 तो कर रहे हैं। जो 15-20 वाला मसला है, जो डक पे आउट हो रहे हैं, जो 5-6 पे आउट हो रहे हैं, आई थिंक अफरीदी साहब को उनके ऊपर तवज्जो ज़्यादा देनी चाहिए। रिजवान इज ऑलरेडी परफॉर्मिंग रियली वेल इन माई ओपिनियन। सही। और अगला ट्रेंड की तरफ अगर हम बढ़ें तो फिल्मी शायकीन की बड़ी फिल्म दी लेजेंड ऑफ मौला जट का प्रीमियर भी जो है वो टॉप ट्रेंड में शामिल है। गुज़िश्ता रोज फिल्म का अरे आप गई नहीं? आप कह रही थी मैं जाऊंगी लाहौर प्रीमियर अटेंड करने। मैं लाहौर अभी जा नहीं सकी, कि मैं लाहौर जाती तो फिर मैं यहाँ पे नहीं होती। वैसे आपने टिकट क्यों नहीं भिजवाई वर्दा को अभी तक? सिर्फ मुझे तलहा, आपको टिकट नहीं चाहिए? आप चली जाएं, मैं आप चलिए, मैं खुश हूं। नहीं, फिर हम दोनों मिलकर तबसरा करेंगे ना, फिर हम दोनों मिलकर तजिया करेंगे उस मूवी के ऊपर। कोई एक चला जाए, ये बात भी सही है। यार बड़े कंजूस हो गए आजकल ये फिल्म मेकर। 200 रुपए आपको मालूम है कल हमारे प्रोग्राम में क्या बताया उन्होंने? मौला जट की हर जो फिल्म लग रही है सिनेमा में, तो सिनेमा मालिक खान को बोला गया है कि 200 रुपए बढ़ा के टिकट लो। हाँ, 200 जहाँ 1000 रुपए का टिकट था वहाँ 1200 का, क्योंकि मौला जट है। ओहो, लेकिन नहीं, अच्छा एक और बात भी सामने आई है कि मौला जट की जो फर्स्ट जो उनकी स्क्रीनिंग होगी मूवी की, उसके जो पहले जितनी भी उसकी फंड्स इकट्ठे होंगे वो सैलाब मुतासरीन के लिए दिए जाएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आप मौला जट से इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फिल्म इतना बिजनेस करेगी तो खैर आगे बढ़ते हैं। द लेजेंड ऑफ मौला जट की ही बात चल रही है तो हमारे साथ मौजूद हैं मोइन जुबैरी। उनकी तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो क्या अपडेट दे रहे हैं हमें दी लेजेंड ऑफ मौला जट के बारे में। आज 13 अक्टूबर है, आज फिल्म रिलीज होने वाली है। क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या उम्मीदें सुनने में आ रहा है? एग्जैक्टली, और टिकट जो है वो पहले से ही हाउसफुल जा रहा है। जी मोइन जुबैर बताइए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में आज फिल्म जो है वो रिलीज़ हो रही है, 13 अक्टूबर है। और हमारे साथ जो आप दो शख्सियात देख रहे हैं, द लेजेंड ऑफ मौला जट के पीछे ये दो शख्सियात थी, डॉक्टर असद जमील खान और अमारा हिकमत। ये दोनों मियाँ बीवी भी हैं और फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने ऐसी ज़बरदस्त फिल्म दी है कि लोग इसका कई सालों से इंतज़ार कर रहे थे, जिसे फाइनली आज रिलीज़ किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, आपसे जानेंगे कि 17वीं सदी में शाहजहाँ ने ताजमहल बनाया था और 21वीं सदी में फिल्म इंडस्ट्री में आपने द लेजेंड ऑफ मौला जट बनाई है। क्या कहेंगे, ये शाहकार जो है वो इसके बाद दोबारा बन पाएगा? अगर ये फिल्म रोज रोज तो नहीं बनती, हाँ, लेकिन ये साथ हो तो बन जाएगी। इस तरह की कुछ और इस कामयाबी के पीछे हमारा आपकी अहलिया है। जी बिल्कुल, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। अच्छा मैडम, इन्होंने बताया था कि इस फिल्म की कामयाबी को मैं अपनी अहलिया के नाम करूँगा, तो पैसा किसका लगवाया? आपने खुद लगाया या डॉक्टर साहब का लगवा दिया? कुछ मेरे थे, ज़्यादा इनके थे, तो बस ऐसे लेकिन मैंने 3 की थी सारी A to Z। ये बताएं, अमारा ने और डॉक्टर असद जमील ने ये कास्ट जब सेलेक्ट की थी, डायरेक्टर ने यकीनन उसमें आपको इनपुट दिया होगा, लेकिन आप लोगों ने एक पंजाबी टच एक फ़िल्म हो, उसमें आपने ऐसे आर्टिस्टों को भी लिया जिन्हें शायद पंजाबी के ज़बान में बोलना मुश्किल आता हो, तो आप पहले शुरू में हिचकिचाहट का मुजाहरा तो नहीं किया आपने कि यार हमारी फ़िल्म हमने पैसा लगाना है तो ये ना हो कि फ्लॉप हो जाए, खुदा ना खास्ता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। एक्चुअली हमने स्क्रिप्ट और वो चीज़ें पढ़ने से पहले वो बिलाल अशारी की वजह से प्रोजेक्ट किया था तो वो पंजाबी में बनाते, इंग्लिश में बनाते, सिंधी में बनाते, उन्होंने अच्छी फिल्म ही बनानी थी, तो इसलिए नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं। तो हाउ वाज द रिस्पांस? ये आज लोग जो हैं वो इकट्ठे होने जा रहे हैं फ़िल्म देखने के लिए। आपको यकीनन पाकिस्तान में जितना मर्जी पैसे वाला बंदा हो उसने मुफ्त टिकट तो लेना होता है, तो आपको अब तक कितने लोगों ने फ्री टिकट किया? डॉक्टर साहब हमें फ्री टिकट ले दें।
अभी तक ऐसे किसी ने इस तरह नहीं कहा, क्योंकि प्रीमियर है वो तो वो नॉर्मल शो तो है नहीं, वो तो प्रीमियर है, और प्रीमियर में आपको पता है एक मखसूस सर्कल जो होता है उन्होंने आके अपना रिव्यू देना होता है। और वैसे हम सारे माशाल्लाह से पेइंग कैपेसिटी में दे सकते हैं सारा पे, और करते भी हैं। सपोर्ट ही कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग सपोर्ट करने के लिए टिकट लेके खुद जा रहे हैं, पिक्चर्स भेज रहे हैं कि ये देखिए हमारी टिकट। हमारा कहाँ रेट करती हैं फवाद, हुमायमा मलिक, हमजा अली अब्बासी और मायरा खान को? कहाँ रेट करती हूँ? इस फिल्म को देख तो लिया हमने ना। ये फिल्म में ये जो है ना, देखें इस फिल्म में हर एक्टर का, हर कैरेक्टर का एक अपना फ्लेवर है। आई थिंक वो किसी भी एक एक्टर या कैरेक्टर के बगैर, जैसे जो आप देखेंगे स्क्रीन पे, उसके बगैर इनकम्प्लीट होगी। तो हर बंदा अपना एक फ्लेवर लेके आ रहा है, आप चूज़ नहीं कर सकते। लास्ट सवाल आपसे करूंगा, आप इन फ्यूचर भी ऐसा इरादा रखते हैं कि अपनी अहलिया के साथ मिलकर यकीनन मुइन, इस कपल ने, पावर कपल ने इस मूवी को बहुत पावर दी है और मूवी बहुत सक्सेसफुल होने जा रही है। लेट्स सी बॉक्स ऑफिस पर कितना बिजनेस होता है, कितना सैलाब मुतासरीन को डोनेट किया जाता है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहे। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और अक्टूबर का महीना है और हम जानते हैं ये बात कि अक्टूबर का महीना ख़ास तौर पे ख़वातीन में पाई जाने वाली एक ख़तरनाक बीमारी से आगाही का महीना है, जिसे हम कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर या फिर छाती का कैंसर। इसीलिए इस महीने को पिंकटोबर भी कहते हैं। एग्जैक्टली, इसीलिए इसको पिंकटोबर भी कहा जाता है। और क्योंकि तलहा हमारे यहाँ ब्रेस्ट कैंसर से काफ़ी ख़वातीन की अमवात होती है, और पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर से अमवात का सिलसिला 7वें नंबर पर आ गया है ख़वातीन में स्पेशली, क्योंकि हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है। ऑल्दो मीडिया बहुत कोशिश कर रही है, हम लोग बहुत सारे शोज़ करें ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो सके, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं शायद कुछ बेहतरी आई है, लेकिन अभी भी हम कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं। कहाँ लैक कर रहे हैं? ये देखिए, जो लोग डरते हैं या लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते अपनी बॉडी में होने वाली चेंजेस को, या फिर वो ये चीज़ ध्यान नहीं रख पाते कि उनको कब डॉक्टर के पास कंसल्ट के लिए जाना है, बहुत डिले कर देते हैं। अगर इस बीमारी के बारे में आप शुरू में डॉक्टर साहब से ही पूछते हैं यही सवाल कि हम कहाँ लैक कर रहे हैं। जी, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जुबैदा काजी हैं और सदर, आप प्रेसिडेंट हैं पिंक पाकिस्तान की। How does it feel to be the president of Pink Pakistan? Being a president, you have got so much responsibility. So it feels good, but you're much more responsible. कहाँ लैक कर रहे हैं हम डॉक्टर साहब? हम अल्हम्दुलिल्लाह लैक कर रहे होते थे, बट सिंस अवेयरनेस हमने शुरू की है तो आई वुड से कि हम स्टिल वी आर लैकिंग बट स्टिल इम्प्रूविंग एज वेल। मतलब काफ़ी ज़्यादा हमें पेशेंट्स का टर्न ओवर बढ़ना इज़ नॉट अ गुड थिंग, बट जो हमारा बेसिक मकसद अवेयरनेस का ये है कि अर्ली डिटेक्शन हो, टाइमली प्रेजेंटेशन हो, तो उसको हम थोड़ा इम्प्रूवमेंट उसके अंदर हम देख डॉक्टर काजी, कोरोना से जो है ना, हमने एक चीज़ बड़ी अच्छी सीखी कि फ़ोन मिलाओगे ना तो फ़ौरन से वो मैसेज आपको सुनने में आएगा कि जी आपको ये करना है कोरोना से बचने के लिए। उसी तरह ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस का भी आजकल मैसेज चल रहा है। आई थिंक दैट हैज आल्सो डन वंडर्स। एग्जैक्टली, उसकी वजह से लोग जो है उनको थोड़ी आगाही मालूमात आई है। ऑल्दो कुछ लोग हटा देते हैं, वो नहीं कहते कितनी दफ़ा एक चीज़ सुनेंगे इरिटेट होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन एटलीस्ट इतनी बार सुन लेते हैं कि उनको रट जाता है। एग्जैक्टली, सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग कि हम ये वाले सेशंस आप काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं। पीपल आई थिंक अब इतना लोगों को पता चल गया है कि ये साइन एंड सिम्टम्स हैं, ये एग्जैक्टली। लेकिन देयर इज वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग व्हिच यू वर डिस्कसिंग ड्यूरिंग द ब्रेक कि आप लोगों ने एक ऐप लॉन्च की है। मैं चाहूँगी उस ऐप के बारे में आप प्लीज़ बताएं। मैं बिल्कुल आपको, जो आप कह रहे हैं कि वो लैकिंग कहाँ पे थी, तो वो जब हमने पिंक पाकिस्तान कोविड की आपने बात की, तो कोविड में हमारा ऑब्वियसली 1-on-1 सेशंस और ऑल ये सारी चीज़ें नहीं हो रही थी। वी ऑल वेंट ऑनलाइन फॉर एवरीथिंग। तो उस दौरान हमने मोबाइल ऐप बनाई थी ताकि लोगों को डिस्कनेक्ट ना हो जाए। ऑल्दो इट्स नॉट वेरी ईजी फॉर एवरीवन, हम मार्जिनलाइज कम्युनिटी की बात करें तो वो ऐप कैसे यूज़ करेंगे व्हाटएवर, बट स्टिल पिंक पाकिस्तान के नाम से जो मोबाइल ऐप है एक्सक्लूसिवली फॉर द ब्रेस्ट कैंसर, कि उस ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सारी चीज़ें उसमें है, सेल्फ एग्जामिनेशन की वीडियो भी उसके अंदर है, सब है। बट एट द एंड ऑफ दैट सेल्फ एग्जामिनेशन, उसकी अच्छी बात ये है कि वो आपको एक रिपोर्ट जनरेट कर देता है। देयर इज मेनी क्वेश्चन दैट ऐप आस्क यू कि आपने ये फील किया, उसमें कुछ पॉजिटिव आया है, तो यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर, यू हैव टू गो टू द डायग्नोसिस। तो आपको डायरेक्ट कंसल्टेशन मिल जाती है, विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री। इट्स अवेलेबल ऑन एप्पल, इट्स अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड, तो इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, इट्स फ्री। और उस पर हमें फीडबैक आते हैं बहुत, कि लोगों के फिर उसके ऊपर जब आती हैं कि जब उन्होंने एग्जामिनेशन किया है डेली बेसिस, मतलब
मंथली एग्जामिनेशन लोगों ने करना उससे शुरू कर उससे दिया ये हमें पता चलना शुरू है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आई है। एक बहुत हेल्पफुल है, तो बहुत feedback बेहतरीन मिलती है। इनिशिएटिव है कि अगर किसी को कोई Exactly. क्वेरी है, कोई क्वेश्चन आप किसी डिस्कस करना नहीं चाह रहे तो आप ऐप के जरिए और वो अपने आप को एग्जामिन कर सकते तमाम हैं। रीजनल लैंग्वेजेस में मौजूद है। सो यू नो समबडी हु डजंट नो उर्दू, डजंट नो इंग्लिश, तो उनकी अपनी रीजनल लैंग्वेज में। और इनहिबिशन वाला फैक्टर, डॉक्टर काजी, we're a nation who loves to live in denial. यस हम फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मुझे मालूम है कि मैं अगर अभी हॉस्पिटल जाता हूँ और अपना पूरा बॉडी चेकअप कराता हूँ तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकल ही आएगा। निकल ही आएगा। तो अकलमंदी इसमें है भाई, मत जाओ। कोई जरूरत नहीं चेकअप कराने की, घर पे बैठ, अल्लाह का नाम ले, अल्लाह सही करेगा, जब मौत लिखी है फिक्स है, आनी है, आएगी। लेकिन आजकल मेडिकल कॉस्ट हैज एक्चुअली गॉन सो हाई, पॉवर्टी इतनी बढ़ गई है, गुर्बत इतनी बढ़ गई है। अब गरीब इलाकों में आप देखिए सैलाब की वजह से औरतें किस तरह रह रही हैं कि जिसके पास खाने को नहीं, पहनने को नहीं, पीने को नहीं, वो क्या अपने आप को चेक करेगी कि मेरे अंदर प्रॉब्लम है तो मैं जाके चेक करवाऊं। सैड स्टेट ऑफ अफेयर ये है कि लोगों में एक कहते हैं ना उम्मीदी फैल गई है कि यार क्या करेंगे अपने आप जिस्म चेक करवा के, कि 4 बीमारियां पैदा हो जाएंगी, मजीद 4 मसले जिंदगी में खड़े हो जाएंगे। सो इग्नोरेंस इज ब्लेसिंग हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, ये बात तो है, बट इग्नोरेंस इज ब्लेसिंग उस वक्त तक जब तक कि नहीं है बॉडी में कोई डिजीज। दर्द होगा फिर देखेंगे, जब डिजीज हो जाए तो फिर इग्नोर रहना जो है ना वो और कैंसर फिर वो डायग्नोस होता है लास्ट स्टेज पे, और पेन नहीं होता ना, इट्स अ पेनलेस डिजीज, इसीलिए जो है आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते, इसीलिए लेट होती है प्रेजेंटेशन। और फिर जब आखिर में आपको डायग्नोस होता है लास्ट स्टेज पे तो एग्जैक्टली जो आप फ्लड की बात करें, हमने बहुत मेडिकल कैंप्स किए जाके इंटीरियर में, और वहाँ जाके यू कैन फील बिल्कुल ये कि जब आपकी बेसिक नीड्स नहीं पूरी हो रही हो, आपको पता नहीं कि अभी खाना खाया अगले वक्त मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आप उस वक्त फिर बाकी चीज़ों के बारे में तो नहीं सोचेंगे ना। बट स्टिल हम जैसे लोगों का, बीइंग अ सिटीजन, एवरीवन हैज दिस रिस्पांसिबिलिटी के लोगों का ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस जो है that has शहरों तक ही महदूद है और नहीं बिल्कुल that's what we are doing, बिल्कुल कम है ऑब्वियसली, क्योंकि उनके और बहुत सारे मसाइल भी हैं ना, तो इसीलिए हम कोशिश करें कि वहाँ भी पेनिट्रेशन हो, क्योंकि वहाँ पर यू नो एक तो अवेयरनेस को तो छोड़ें आप, जब नॉलेज किसी भी चीज़ की नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपको बहुत बेसिक चलना पड़ता है। पहले तो आपको उनके अंदर जाने के लिए ही ना आपको बहुत सारे बैरियर्स ब्रेक करने पड़ते हैं। सो इट विल टेक सम टाइम बट इट्स डूएबल। तो अगर आप स्लो एंड स्टेडी, जो हमारे साइकिल का जो है ना, वो इसी तरह हमारे हर साइकिल पे आप लोग क्या करते हैं? ये तो बस साइकिल का जिक्र अभी एकदम से आया, व्हाट कोई साइकिलिंग राइड आप? सो देखिए, विद एवरी डिजीज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सेहतमंद, आपका लाइफस्टाइल बड़ा यू नो 2 चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट होती हैं, विच इज़ एक्सरसाइज एंड योर डाइट। सो इट्स विद ब्रेस्ट कैंसर एज वेल, एंड देयर रिसर्च इज गोइंग ऑन कि एक्सरसाइज और डाइट से काफ़ी रिस्क कम हो जाता है ब्रेस्ट कैंसर। हम बाकी जो रिस्क फैक्टर की आप मुस्तकिल बात सुनते रहते हैं कि फैमिली में है, जीन्स में है, जल्दी देर शादी हुई, बच्चे देर से हुए, ये सारे रिस्क फैक्टर हैं। बट नाउअडेज हम खुद भी अभी रिसर्च कर रहे हैं विद कराची यूनिवर्सिटी की रिसर्च डिपार्टमेंट के साथ कि हमारी पॉपुलेशन में ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से हम अर्ली एज में ब्रेस्ट कैंसर देख रहे हैं। बहुत ही अब यंग लड़कियों में भी शामिल हो रहा है। पहले कहते थे कि 40 प्लस में होता है, लेकिन अब 15, 16, दिस इज नो मोर ओल्ड एज डिजीज, दिस इज 30, 35 के ब्रैकेट में बहुत कॉमन हो गई है। अच्छा, मैंने सुना है कि कुछ 18 टीनेजर्स में भी ये पाया जा रहा है। अभी मैंने रीसेंट बायोप्सी की है 14 इयर्स की। सो दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग ऑन कि हमारी पॉपुलेशन में बिल्कुल एग्जैक्टली। सो ये मैं आपको बता रही हूँ कि एक तो कोई ना कोई जेनेटिक फैक्टर ऐसा है जो हमारे यहाँ डिफरेंट है बेसिकली, वरना अर्ली एज में आना इतना कॉमन नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। दूसरा ये कि यही लाइफस्टाइल कि हमारा एक्सरसाइज तो हमारे यहाँ, वही वाली बात है ना, आप उन खवातीन को जो बाकी चीज़ों में वो कहती हैं घर में सारा दिन तो काम करते रहते हैं, अब आप कह रही हैं कि एक्सरसाइज भी करें। सो एक्सरसाइज इज नॉट झाड़ू पोछा एंड बर्तन, दैट्स समथिंग एल्स। तो और फिर डाइट इज समथिंग कि हम बिल्कुल शिफ्ट हो गए हैं ना, हमारी लाइफ इतनी बिजी हो गई है। बिजी होने के अलावा वही बात है कि सिर्फ एक मर्द की कमाई से घर नहीं चल रहा है। सो एवरीवन हैज़ टू वर्क फॉर दैट। तो आपके पास कितना टाइम है कि आप ऑर्गेनिक डाइट घर में बनाई करें, वो करें, तो वो चीज़ें यू नो जो प्रोसेस फूड है, रेडीमेड है, केन है, नहीं मिल रही हैं आपको ऑर्गेनिक चीज़ें। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें बड़ी ज़्यादा रोल प्ले कर रही हैं इस वक्त, हमें लगता है कि प्रोसेस फूड तो हम तो साइकिल बाइसिकल राइड इसीलिए इट्स अ हेल्दी एक्टिविटी, ऑल्दो वी कोविड में बहुत लोग कर रहे हैं, तो हम लोगों ने भी शुरू की। हम फीमेल्स का एक ग्रुप है, देयर आर मेनी ग्रुप्स जो अभी 16 को संडे को हम
ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस बाइसिकल राइड कर रहे हैं। उसका मकसद यही है, जो भी मैं आप दोनों को इसलिए कह रही थी कि वर्दा आ रही है, वर्दा आ रही है। आप भी आए क्योंकि मेल्स का आना बहुत जरूरी है। मेरा गांव ही जो है ना वो मेरा गांव है। आप कहां के जतोई है? मैं कहता हूं डिफेंस क्लिफ्टन का जतोई। द रीजन बिहाइंड इज नॉट कि आप साइकिल करते हैं, द रीजन बिहाइंड कि ये ब्रेस्ट कैंसर इज नॉट जस्ट अ फीमेल डिजीज। हम दोनों वहां पे अगर वर्दा आएंगी तो चलो मैं भी आ जाऊंगा, मेल आएंगे तो हम इंशाल्लाह वहां पे बिल्कुल, बिकॉज़ ये सोशल एक तो होता ना, आपकी वाली बात कंटिन्यू करूंगी, सोशल टैबू ब्रेक करेंगे। कोई वैसी बात याद नहीं आ रही, मैं भूल गया हूं। नहीं, ये सोशल टैबू ब्रेक करने के लिए मेल्स का आना जो है ना वो एक बड़ा यू नो इट्स अ रोल प्लेड बाय देम। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब वर्दा, क्योंकि आपको मालूम है बहुत फैशनेबल हैं, लेटेस्ट ट्रेंड्स फॉलो करती हैं, और हमारे प्रोग्राम में रोज कोई ना कोई नीम हकीम आते हैं, बालों का जिक्र होता है, फिर सितारों का जिक्र होता है, तो ये कह रही है कि ड्राई वेदर आ गया है, ठंड आ रही है कराची में, हेयर फॉल बढ़ जाएंगे। हेयर फॉल की हम बात करेंगे था, लेकिन फिलहाल मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी। देखिए, हम हमेशा ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं, वो क्यों? ताकि हमें अपनी बॉडी के बारे में अवेयरनेस मिल सके, हम अपना डिफेंस खुद कर सकें, ताकि आपको डॉक्टर के पास जाने से पहले आपको खुद अपनी बॉडी के बारे में पता हो। लेकिन यही चीज़ सेल्फ डिफेंस हम कहते हैं कि लड़कियों में अपनी लाइफ में भी आनी चाहिए, कि जिस तरह के अभी माशरे में हालात चल रहे हैं, हम ख़वातीन की बेहरमती के बारे में सुनते हैं, तला अगवा के केसेस आम हो चुके हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपनी बच्चियों को, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, बच्चों को भी अपनी हिफाजत खुद करना सिखानी चाहिए। और ऐसे ही एक कामयाब कोशिश जो इस्माइल खान में की गई है, तलहा आपको पता है? जी, नहीं, मुझे नहीं पता है। वहाँ पे बच्चियों को टाइक्वांडो, मार्शल आर्ट, किक बॉक्सिंग वगैरह सिखाई जाती है और सेल्फ डिफेंस का बाकायदा कोर्स करवाया जाता है। पाकिस्तान के और शहरों में भी हो रहा है, सिर्फ डीआई खान में नहीं हो रहा है। कराची में 10-12 जगहों को तो मैं ही जानता हूँ सिर्फ। नहीं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव इस तरह से, कि नसीर बलोच उनका नाम है, वो चाहते थे कि उनकी बेटी सेल्फ डिफेंस खुद सीखे। वो खुद मार्शल आर्ट के जो है वो एक खिलाड़ी रह चुके हैं, और अपनी बेटी को सिखाने के लिए उन्होंने एक एकेडमी खोल ली खुद से। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, डीआई खान जैसे इलाके में लड़कियों को सामने लेकर आना, जहाँ पर हम जानते हैं कि हालात कैसे रहे थे, और वहाँ पे लड़कियों को हमेशा पीछे पुश किया जाता है। लेकिन इफ दिस इंडिविजुअल नसीर बलोच साहब जिस तरीके से अपने फैमिली को और दूसरी लड़कियों को प्रमोट कर रहे हैं सेल्फ डिफेंस के लिए, आई थिंक बहुत अच्छा है, हेल्दी एक्टिविटी भी है, और ऑफ कोर्स एक कॉन्फिडेंस आता है इंडिविजुअल में कि वो परफॉर्म सोसाइटी में बहुत ज्यादा बेहतर करता है। ये इनिशिएटिव बच्चियों को प्रमोट करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, टैबू ब्रेक करने के लिए बहुत बेहतरीन। नसीर बलोच हमारे साथ बिल्कुल मौजूद हैं, उनको वेलकम कह रहे हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम नसीर बलोच साहब, एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। और बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव लिया आपने, आप बच्चियों को सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं, बाकायदा पर्दे का भी ख्याल रख रहे हैं, तो किस तरह से स्टार्ट लिया आपने? और क्या किसी ने को मुखालफत की, बोला आपको कि यार क्या कर रहे हो तुम, बलोच हो के ऐसा काम करते हो? बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कवरेज दी है। असल में डीआई खान एकेडमी बनाने का मकसद ये था कि मेरा एक ख्वाब था कि पाकिस्तान में ताइक्वांडो का अभी तक ओलंपिक का मेडल नहीं आया, तो हमें तो अवेयरनेस नहीं मिली थी। लेकिन जब मैंने सोचा है कि इंशाअल्लाह हम लड़कियों को इसमें जो है ना ओलंपिक का मेडल लेके आएंगे, तो 2017 में हमने ये एकेडमी बनाई। तो सबसे पहले मेरी बेटी थी और 1-2 और बच्ची और थी, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था। तो 1-2 साल बाद तो बिल्कुल कोई भी नहीं आ रहा था, सिर्फ यही 2-3 लड़कियां थी। तो सबसे पहले हम जब इवेंट पे गए तो हमारी लड़कियों ने मेडल लिए। वाओ, तो 2017 में आपने इसका स्टार्ट लिया था, एकेडमी का आगाज किया? फ्रीज हो गए, टेक्निकल ग्लिच। ओके, इंटरनेट स्लो होता है तो फिर ये लोग फ्रीज हो जाते हैं। आने वाले हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उनको डिफ्रॉस्ट करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ डॉक्टर काजी, कभी आपने फाइटिंग स्टाइल्स को, ताइक्वांडो को, किक बॉक्सिंग को, बॉक्सिंग ट्राई की? बड़ी अच्छी स्पोर्टिंग एक्टिविटी है ऐसे ही। हाँ, मैंने दिस इज वेरी 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 गुड। मेरी बेटी को मैं लेकर जाती थी तो मुझे थोड़ा होता था, तो मैं उनके साथ तो नहीं, बट अलग से जो है आपने अपनी बेटी को सिखाया माशाल्लाह से। Which club does she go to? So it's in the society where we live, so they have their own club. So yeah, my daughter goes with me to cycling as well. She goes very good. Cycling कितनी important है? What is cycling for you? और ये जो आप ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए साइकिल राइड करवा रहे हैं, लास्ट टाइम कितनी अटेंडेंस थी, इस दफा कितनी होगी? लास्ट टाइम की अटेंडेंस भी बहुत अच्छी थी, that was just after the COVID, but this time we're expecting much more numbers. बहुत सारे लोग आपको भी सुन रहे हैं जो उस राइड का हिस्सा बनना चाहते हैं, tell them how to be a part of that ride. Yeah, so you go to the event page of Pink Pakistan, वहाँ पर आपको bicycle ride का social event page मिलेगा, you can register yourself over there. Registration इसलिए compulsory है कि हमें head count का पता होना ज़रूरी होना चाहिए, you know, क्योंकि वहाँ पे arrangement free t-shirt भी मिलती है। बिल्कुल, You want a free t-shirt? Get there. नसीर बलोच हमारे साथ वापस आ चुके हैं। बलोच साहब प्लीज कंटिन्यू, आप क्या कह रहे थे सर? जी, मैं कह रहा था कि हमने ये एकेडमी 2017 में बनाई है।
तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था। तो सबसे पहले मेरी अपनी बेटी थी, फिर एक दो दोस्त की बेटी थी, तो एक दो साल तक तो सिर्फ वही 2-3 बच्चियां रही, क्योंकि यहाँ डीए खान का जो कल्चर इस तरह है कि यहाँ के से बच्चियों का घर से निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो जिस तरह उनको मैं इवेंट पे लेके गया, उन्होंने मेडल लिए, तो लोगों को पता चला, ऐसा ऐसा आते गए लोग, तो बच्चियां तो अमानत होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनके ऊपर मेहनत की है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तकरीबन 25 लड़कियां जो हैं वो नेशनल मेडलिस्ट हैं, और उन 25 में 13 लड़कियां जो है ना वो इंटरनेशनल प्लेयर हैं। उन 13 में 3 लड़कियां जो है ना वो वर्ल्ड नंबर 3 का उन्होंने टाइटल लिया है, ब्रॉन्ज मेडल लिया है। तो अभी इंशाल्लाह हम मेहनत पे लगे हुए हैं, लेकिन हमारा यहाँ डीए खान का कल्चर बहुत थोड़ा मुश्किल है ना, कि लड़कियों का घर से निकलना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बलोच साहब, शुरू में कितनी तनकीद का सामना किया आपने और किस तरह से फेस किया उसको? सबसे पहले तो मैं खुद बलोच फैमिली से हूँ, खुद मेरे ऊपर बलोच होता है ऐसा काम। जी मेरे ऊपर खुद खानदान में तनकीद होती है कि बलोच हो के अपनी बेटी को ये क्या करवा रहा है, लेकिन मैं बात नहीं सुननी। मैंने बेटियों को आगे लेके जाना है, क्योंकि हमारे माशरे में जो है ना बच्चों के बेटों के ऊपर ज्यादा तवज्जो होती है और बेटियों के ऊपर तवज्जो नहीं होती। अगर किसी आप एक लड़के के ऊपर मेहनत करेंगे तो इस तरह है कि आपने एक फर्द के ऊपर मेहनत की है, अगर आपने एक बच्ची के ऊपर मेहनत की है तो आपने पूरी नस्ल के ऊपर मेहनत की है। तो इसलिए मैं इसलिए मेरा ज्यादा फोकस है कि मैं बच्चियों पे ज्यादा मेहनत करूं। बलोच साहब ये बताइए, ओनली ताइक्वांडो, जूजित्सु, क्योकुशिन, कोई और स्टाइल ऑफ फाइटिंग? ना, हमारा सिर्फ ताइक्वांडो है। ताइक्वांडो है, सही। बहुत बहुत शुक्रिया नसीर बलोच साहब, और बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह आपको और कामयाब करे, और डीआई खान की बेटियों को, हमारी बहनों को और कामयाबी नसीब करे, और मेडल्स आप बेस्ट यू। और इनकी सोच देखें तला कितनी पॉजिटिव है। सबसे बेहतरीन सोच लगी कि अगर आप एक बच्ची पे मेहनत करेंगे तो आप पूरी नस्ल बना रहे हैं, लेकिन अगर आप एक लड़के पर मेहनत करेंगे तो आप सिर्फ एक फर्द पे मेहनत कर रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं तला। आज जैसे हमने स्टार्ट में बताया था कि आज पाकिस्तान के एक अजीम गुलकार कव्वाल नुसरत फ़तेह अली खान साहब की जो है वो द लेजेंड हिमसेल्फ 76th बर्थडे। डॉक्टर काजी, आपको नुसरत फ़तेह अली खान से क्या याद आता है? कौन सा आपका सॉन्ग फेवरेट है? आफरी याद आ जाता है फौरन। लव एवरी सॉन्ग ऑफ नुसरत फ़तेह अली। मुझे वो पसंद है, तुम एक गोरख धंधा हो, और एक रश्के कमर भी आजकल बहुत मतलब एवरी सॉन्ग ऑफ हिम इज अमेजिंग अमेजिंग। उनकी आवाज इतनी कुदरती, अल्लाह ताला ने उनको एक गिफ्ट मैं कहूंगी कि दिया था। इतने लेजेंड थे वो कि आप उनकी शहर में खो जाते थे, उनकी आवाज के शहर में आप खो जाए। इंटरनेशनल जितने भी उन्होंने इतने सारे अवार्ड्स जीते हैं, और वो पूरे बड़े सगीर के एक किंग कहे जाते थे। वी आर प्राउड ऑफ हिम। यकीनन नुसरत फ़तेह अली खान को भुलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एंड ही समथिंग व्हिच वी आर ऑल प्राउड ऑफ। और हर पाकिस्तानी दुनिया में जहां भी होगा, अगर वो म्यूजिक का शौकीन होगा, मौसीकी का दिलदादा होगा, तो उसके पास नुसरत फ़तेह अली खान की कलेक्शन ज़रूर होगी। नॉट जस्ट पाकिस्तानीज, जहाँ पर भी ये लैंग्वेज समझी जाती है बरे सगीर में, नुसरत फ़तेह अली खान के चाहने वाले भरपूर मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा, हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। और इस वक्त वर्दा डिस्कस करना चाहती हैं एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू जो कि जुड़ा है वर्दा हमारे बालों से और हमारी स्किन से तला, क्योंकि ये मैंने इसलिए नहीं बोला कि मेरे पास है नहीं, तो मैंने कहा कि ये लाइन आपसे बुलवाऊं। अच्छा चलें जी, लेकिन स्किन तो है ना तला, स्किन का ख्याल तो हमें रखना चाहिए ना। अगर बाल नहीं है तो क्या हुआ, बालों को गिरने से पहले बचाया तो जा सकता है। मैं खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका लाख लाख शुक्र। जी हाँ, बात वैसे हमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए। लेकिन ख़िज़ा का मौसम जैसे ही आता है, जैसा पत्ते जब झड़ते हैं, पत्तों के साथ साथ कहते हैं कि इस मौसम में हमारे बाल भी झड़ते हैं, हमारी स्किन भी ड्राई हो जाती है। लेकिन जब बाल झड़ते हैं तो दिल बहुत ज़्यादा खून के आंसू रोता है, क्योंकि बाल झड़ते तो बहुत आसानी से हैं, लेकिन निकलने में बहुत टाइम आपने पत्तों को बालों से जोड़ा है ना। हाँ सही नहीं जोड़ा है आपने। नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि ख़िज़ा का मौसम में जब पत्ते झड़ते हैं दरख्तों से, डॉक्टर साहब से पूछते हैं दैट ट्रू और नॉट। एग्जैक्टली, डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, आप स्पेशलिस्ट हैं, आपका क्लिनिक भी है माशाल्लाह से, आप हेयर ट्रांसप्लांट भी करते हैं, एस्थेटिक में भी स्पेशलिस्ट हैं। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। डॉक्टर साहब बताइएगा पहले मुझे ये कि जो बात मैंने कही कि कहते हैं कि क्योंकि ये खिज़ां का मौसम होता है तो इसमें पत्ते भी झड़ते हैं तो बाल भी झड़ते हैं इंसान। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगाएं कि सर के ऊपर सारा वक्त जो है तो वो खिज़ां का मौसम गुजरा है, इनकी ज़िंदगी में बाहर का मौसम आया ही नहीं। बहुत बाहर से मुझे पता है, बाल जो है वो खिज़ां के मौसम
मौसम में ही झड़ सोचिए ना, इन्होंने तो 12 महीने ही पत्ते गिरा दिए। ये दीज आर द मिथ्स ना कि मतलब धूप से बाल सफ़ेद हो जाते हैं या खिज़ा के मौसम से बाल झड़ते हैं। होता ये है कि जब खिज़ा का मौसम आता है तो उससे ड्राइनेस आती है, ठीक है। जब ड्राइनेस आती है तो जो उनका एक्चुअल मॉइस्चर होता है बालों का वो ड्राई होना शुरू हो जाता है। जो बालों के ऊपर एक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है क्यूटिकल, वो ड्राई हो जाती है और उसकी वजह से बालों का ब्रेकेज जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। बाल हेयर फॉल का रेशो खिज़ा से ताल्लुक नहीं है। बाल की जड़ को अंदर जो बाल की जड़ है फॉलिकल होते हैं हमारे, फॉलिकल्स जो है बिल्कुल उसको नहीं पता कि बाहर जो है वो खिज़ा का मौसम है कि बाहर का मौसम है, ठीक है। तो लिहाजा वो अपनी जगह पर वैसे ही रहते हैं। डॉक्टर साहब ये क्यों कहा जाता है कि आज मौसम है, मौसम ऐसा चल रहा है तो बाल तो झड़ेंगे? हो रही है ना, आपकी बालों की ब्रेकेज हो रही है ड्राइनेस की वजह से। नंबर ऑफ द फॉलिकल्स जो है वो कम नहीं हो रहे हैं। अगर आप एक हेल्दी नॉर्मल पर्सन है तो आपके नंबर ऑफ बाल नहीं गिर रहे हैं, आपकी जीन्स में नहीं है और आप कोई मतलब बहुत ज़्यादा ओवर ट्रीटेड इनको नहीं करते हैं, बहुत कोई केमिकल्स इनको नहीं लगाते हैं और थोड़ा बहुत इसका ख्याल रखते हैं, सफाई का, सुथराई का, डैंड्रफ का, ब्रश किस तरह करना चाहिए, बालों को सुखाना किस तरह चाहिए, तो मतलब यू कैन मेंटेन योर हेयर ऑल द लाइफ। बालों को सुखाना कैसे चाहिए? देखें मैंने जो देखा है जो कि वो ख़वातीन ख़ास तौर पे ना, मर्द तो खैर रगड़ लेते बुरी तरह से, जैसे कि टावल लिया और बस अब उससे जो है तो वो जंग करनी है, और ख़वातीन भी जो है तो वो रगड़ के ऐसे रगड़ के और बालों पे भट और उसके बाद ये इस तरह करके नहीं ना, ये नहीं करना चाहिए, सख्ती से मना है बिल्कुल। क्योंकि ये आप समझ लीजिए कि घास की तरह है। जिस तरह एक गार्डन में घास लगी होती है या पौधे लगे होते हैं, इसी तरह हमारे सर पे ये घास लगी हुई है या पौधे लगे हैं, ठीक है। इनको मतलब बहुत जेंटली इनके साथ बिहेव करना चाहिए, ठीक है। ये जेंटल बिहेव प्यार मोहब्बत से पेश आना चाहिए। यस ये अलाई करते हैं कि इनके साथ जेंटल बिहेव किया जाए, ठीक है। इनको वॉश भी किया जाए तो बहुत आराम से वॉश किया जाए, इनको खुश किया जाए तो बहुत आराम से खुश कर लिया जाए। ड्रायर भी दूर से, बहुत ज़्यादा गर्म ड्रायर नहीं, लेकिन आप चाहें तो ड्रायर थोड़ा फासले से करके, अगर टाइम कम है तो उससे आप अपने बालों को जो है तो वो ड्राई कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह रगड़ना और इस तरह करना या खींच के जो है तो बालों को पीछे पोनी टेल बनाना, खींच के भी बांधने का कंसेप्ट ये कि जितना खींच के बांधेंगे बाल का रेट ऑफ ग्रोथ जो है तो वो उतना बढ़ेगा। बिल्कुल रॉन्ग है। ऐसा करने से आपकी हेयरलाइन जो है तो वो रिसीड होना शुरू हो जाएगी और कोई रेट ऑफ ग्रोथ पे जो है तो वो फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अच्छा है। प्लस आप कॉम्बिंग करते हैं हम सब, यूजुअली क्या होता है कि बस हमने यूं लिया कंघा और बालों को ठीक कर लिया। नहीं, जिस जगह से बाल निकल रहे हैं, जो रूट्स, जो स्किन है, जहाँ जिसके नीचे उसके रूट्स हैं, जहाँ पे ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है, हम उसको तो बिल्कुल स्ट्रोक दे ही नहीं रहे, ठीक है। उसको तो स्टिमुलेट ही नहीं कर रहे, सही, ठीक है। तो हमें इसमें कंघा करने का भी हुआ है कि पहले अच्छा, फिर क्या होता है कि उलझे हुए बाल हैं और आप कंघा किए जा रहे हैं, वो टूटे जा रहे हैं, आप कंघा नहीं, हल्के हल्के उनको पहले मोटे कंघे से जो है तो वो सुलझाइए, मोटे ब्रश से सुलझाइए। जब वो थोड़े से नॉर्मलाइज हो जाते हैं फिर उससे छोटे से और फिर नॉर्मल ब्रश से जो है तो वो उनको करें। और ब्रश के जो टिप्स होती हैं वो आपके स्कैल्प के ऊपर लगें, यानी कहते हैं कि चुभने वाला ब्रश यूज करना चाहिए। दिस इज नॉट नेसेसरी कि चुभने वाला हो, आपके रूट्स को अच्छे से वो स्टिमुलेट करे, का जो ब्रश होता है, हालांकि लगे, फील हो ना आपके स्कैल्प पे, आपके सर पे जो है तो फील हो, वो जाए, ठीक है। जब वो फील होगा तो उस जगह ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगी, तमाम जो एक्टिव बॉडी की चीजें हैं, गैसेज हैं, वो सब ऊपर की तरफ जो है तो उस एरिया को जहाँ कुछ हो रहा है। डॉक्टर साहब हमारे पड़ोसी मुल्क ईरान में ना खवातीन की एक मूवमेंट चल रही है, क्योंकि वहाँ पर खातून की शहादत के बाद सारी खवातीन खड़ी हो गई हैं अपने हक के लिए और उनकी सपोर्ट के लिए, क्योंकि सब वो स्ट्रीट्स पे आ रही हैं, अपने बाल काट रही हैं। बहुत सारे दुनिया भर की एंकर खवातीन जो हैं वो भी ऑन एयर आके उनके साथ देने के लिए, अपने सपोर्ट करने के लिए अपने बाल काट रही हैं। तो वर्दा ने ही प्लान किया है कि वो अपने बाल आधे कर लेंगी उनके साथ शामिल होने के लिए। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इनके बाल वापस कितने अरसे में ग्रो हो जाएंगे और उन्हें क्या करना चाहिए अपनी ग्रोथ को? वर्दा के तो नॉर्मल हेल्दी बाल हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गिरते तो नहीं हैं, नहीं, कभी रेट ऑफ ग्रोथ जैसे नॉर्मल बढ़ते हैं उस तरह बढ़ते भी हैं, आपको ट्रिमिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। अब वर्दा चाह रही है कि ये 6 सेंटीमीटर बाल जो हैं तो वो उस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए अपने 6 सेंटीमीटर बाल कर लें, ठीक है। तो अगर कर भी लें तो कोई हर्ज नहीं है। 6 सेंटीमीटर बाल जो तो वो 5 नहीं, आप सवाल कंप्लीट, मैं कैंची मंगवा रहा था, 6 सेंटीमीटर बाल बढ़ने के लिए जो है वो 5 महीने लगेंगे, क्योंकि नॉर्मल हेल्दी नहीं, और मेरे 5 मंथ मेरे बालों के बढ़ने में बहुत टाइम लगता है डॉक्टर साहब। नॉर्मल हेल्दी हेयर, मैं आपका लफ्ज़ मैं आपको सुन लेना, अच्छी नीयत से काटोगे तो जल्दी करोगे।
नॉर्मल हेल्दी हेयर का जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो 1.2 सेंटीमीटर पर मंथ है। तो अब अगर ये 6 महीने बाल काटती हैं 6 सेंटीमीटर, तो 5 महीने में इनके 6 सेंटीमीटर बाल जो हैं तो वो इंक्रीज हो डॉक्टर साहब को तो मेरे अच्छा, बालों के बारे में पता भी है, मैंने PRP भी करवाया हुआ है आपसे। इतनी ज्यादा नहीं, बाल अच्छे हैं, आपके बाल अच्छे हैं। मजीद कितनी PRPs की जरूरत है डॉक्टर साहब? देखिए, इट्स डिपेंड ना कि PRP जो है वो एक एनर्जाइजिंग ट्रीटमेंट है ना, ठीक, आपके ग्रोथ फैक्टर्स को इंक्रीज करता है। और एक दफ़ा PRP कराने के बाद उसका जो इफ़ेक्ट होता है, जब 3 सेशन PRP के करा लेते हैं तो उसका जो लास्टिंग इफेक्ट होता है वो तकरीबन 3 to 6 मंथ तक वो ब्लड स्ट्रीम में वो एक्टिवेट करता रहता है। 3 to 4 मंथ्स के बाद उसकी जो एक्टिवेशन है ग्रोथ फैक्टर्स की वो फिर कम होना शुरू हो जाती है, तो इसलिए फिर जो है तो मेंटेनेंस शॉर्ट देना पड़ता है। तो जो नॉर्मल रिजीम है जिस तरह होना चाहिए वो 1 आफ्टर फर्स्ट 3 सेशन, देन 1 आफ्टर एवरी 3 मंथ्स। डॉक्टर साहब, एक प्रॉब्लम और भी देखने में आती है हमें कि लोगों के बाल, अक्सर ख़वातीन के बाल अगर हम बात करें तो ऊपर से अच्छे थिक होते हैं लेकिन नीचे आते आते बिल्कुल पतले और थिनिंग होना स्टार्ट हो जाती है। और मैं जिसे कहते हैं ना कि भैया पोनी बांधे या बाल खोलें तो पीछे से दुम लगती है, अगर एक लेमैन लैंग्वेज में कहा जाए कि नीचे से थिनिंग क्यों होना शुरू हो जाती है? उसको आप गाजर और मूली की शक्ल भी गाजर और मूली की शक्ल कह देते हैं। देखिए, इसका रीज़न ये होता है कि बाल को न्यूट्रिशन चाहिए, और बाल कहाँ से न्यूट्रिशन लेंगे? आपकी अंदर जो बॉडी से, ठीक है। आप हेल्दी होंगे तो आपके बाल भी हेल्दी होंगे, ठीक है। पता चला कि आप हेल्दी नहीं है, आप ही डिजीज है, आपके अंदर आयरन की कमी है, आपके अंदर विटामिन डी की कमी है, आपका हार्मोनल सिस्टम जो है तो वो इम्बैलेंस है, तो क्या होगा कि शुरू के बालों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगी, और जैसे जैसे वो आगे चलते जाएंगे उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी। तो उस सब वही होता है कि जिस तरह अगर हम कम खाना शुरू कर दें तो पहले जो है तो वो दुबले होना शुरू होंगे, पतले होना शुरू होंगे, और अगर ना खाएं और ना हमें कोई न्यूट्रिशन मिले तो अल्टीमेटली वी विल डाई। तो यही बालों का हाल है, इनको न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है। वो न्यूट्रिशन आप जो है तो सप्लीमेंट्स के ज़रिए, डाइट के ज़रिए दे सकते हैं, और इनका सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए एक्सरसाइजेज भी होती हैं, बालों की एक्सरसाइजेज भी होती हैं। हमारी तो सिचुएशन ऐसी है कि वो एक्सरसाइज करके नहीं दिखा। अच्छा, मैं समझ रहा था वो औरतें लड़ रही हैं, पर मुझे लगता है वो बालों की एक्सरसाइज कर रही थी शायद। अच्छा, बाल दोनों हाथों से पकड़ के जो होती है। अच्छा, बाल गिरने की एक वजह ये भी होती है कि जब औरतें लड़ती हैं तो एक दूसरे के बाल ही पकड़ती हैं, तो एक वजह नई वजह जो है तो जहन में आ गई कि खवातीन की लड़ाई भी जो है तो बाल गिरने की एक वजह है। तो लेकिन स्ट्रेस की वजह से भी आपके बाल गिरते हैं, आप ओवर थिंकिंग करते हैं, उसकी वजह से भी आपके बाल गिरते हैं। स्ट्रेस तो इतनी खतरनाक, मतलब ये कि बीमारी ही है बिल्कुल, या उससे तो बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं और बहुत जल्दी सफ़ेद भी होते हैं। डॉक्टर साहब, आप दूसरी ट्रीटमेंट करते हैं, बोटॉक्स वगैरह, लिप फिलर्स वगैरह? ऑल एस्थेटिक ट्रीटमेंट। वर्दा ने और क्या क्या करवाया आपसे? बड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है एस्थेटिक्स में ना। नहीं बताना चाह रहे डॉक्टर साहब, और वर्दा दोनों छुपा रहे हैं। आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज में लेकर आ रहा हूँ कि वर्दा ने जो ट्रीटमेंट्स करवाई हैं वो छुपा रही हैं। डॉक्टर साहब सब जानते हैं लेकिन हकीकत से पर्दा नहीं हटा रहे हैं। क्या वर्दा बताएंगी आपको कि उन्होंने क्या क्या करवाया है? अभी हम ब्रेकअप दे नहीं सकते क्योंकि ब्रेकअप भी है नहीं, लेकिन हाँ, ये आपको सोशल मीडिया पे जरूर नजर आ जाएगा वर्दा ने कौन कौन से एस्थेटिक ट्रीटमेंट करवाए, बोटॉक्स करवाया है कि नहीं करवाया, ये आपको आज यूट्यूब पर नजर आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए, अब ये तो तय हो गया कि वर्दा ने कुछ कराया है और मुझसे ही कराया है, ठीक है। लेकिन मैं नहीं बताऊंगा कि वर्दा ने क्या कराया या वर्दा क्यों कराया। आप सोच सकते हैं, तलहा आप गेस कीजिए। ये एक प्रोफेशनलिज्म है, ठीक है। एक क्लाइंट का खासतौर पे एस्थेटिक में खुसूस है, ठीक है, कि आपका हमारे यहाँ पाकिस्तान स्किन केयर सेंटर, उसमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है कि आप आई हैं, आप अपना ट्रीटमेंट करा रही हैं और आप खूबसूरत हो रही हैं, ये अच्छी हो रही हैं, तो पीछे से आपकी नंद भी आ जाएगी। पहले तो पता करेगी ये जा कहाँ रही हैं। जब उनको पता चलेगा डॉक्टर हनीफ के पास पाकिस्तान स्किन केयर में जा रही हैं, तो वो निकाल के वो भी आ जाएगी और पूछेगी आगे कि वो भाभी क्या करा रही हैं आजकल हमारे यहाँ, तो वो बड़े ठीक है। तो एट दैट टाइम मतलब हम कभी भी नहीं किसी को बताते कि किसका क्या ट्रीटमेंट है, वो बड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है। आप अपना प्रॉब्लम बताइए, आपको क्या कराना है, आप अपना प्रॉब्लम बताइए कि आपका ये प्रॉब्लम है, आप इसको बेहतर करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, ये कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है आपको कि एक खातून के पीछे दूसरी खातून आती है कि जी हमें ऐसे होना है, जबकि वो ट्रीटमेंट उनके लिए होता ही नहीं है, तो उनको कन्विंस करना कितना बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक इशू होता है आपके लिए। खवातीन के पीछे दूसरी खवातीन की बात करें ना, मिसाल के मैं नाम नहीं ले रहा, बहुत सारे लोगों का कि लोग चाहते हैं कि जी मुझे ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। किसको क्रेडिट देंगे आप आज की विक्ट्री का, और क्या डू यू थिंक हमारे बैटिंग ऑर्डर की मुश्किलात दूर होती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो आई थिंक बांग्लादेश के कप्तान का शुक्रिया है कि उन्होंने टॉस जीत के और पहले बल्लेबाजी की, क्योंकि पाकिस्तान इज अ ग्रेट चेजर एंड दे आर ऑलवेज इन ट्रबल व्हेन दे बैट फर्स्ट। तो पहले तो आई थिंक शुक्रिया उनका करना चाहिए। दूसरा ये है कि ऑब्वियसली जिस तरह ने बल्लेबाजी की है बहुत लाजवाब। बाबर आजम और रिजवान तो करते ही हैं,
और वो तो अपनी 130-135 की स्ट्राइक रेट पे चलते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में नवाज ने को 225 की स्ट्राइक रेट पे खेला है, 45 रन बनाए। तो आई थिंक ही वाज अ गेम चेंजर, बिकॉज अगर वो इस पेस पे नहीं खेलते और आप देखेंगे आपने आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पे जाके मैच जीता है, तो आई थिंक जरा सा भी आपके 10 रन कम होते और नवाज अगर उस स्ट्राइक रेट से नहीं खेलते जिस स्ट्राइक रेट से उन्होंने खेला, तो पाकिस्तान वुड हैव बीन इन वेरी सीरियस ट्रबल। आई वुड से मैन ऑफ द मैच शुड बी नवाज। यकीनन ग्रेट विक्ट्री। अलवी साहब, अच्छा ये बताइए, हमारी वुमेन्स टीम भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। आज श्रीलंका से मैच है, अगर वो हम जीत जाते हैं तो फाइनल में चले जाएंगे एशिया कप के, और इंडिया का भी आज सेमीफाइनल, पाकिस्तान इंडिया हम देख रहे हैं फाइनल उसमें। अच्छा, वुमेन टीम में नादिया के छक्के बड़े मशहूर हुए हैं एक दो दिन से सोशल मीडिया पे। एब्सोल्युटली, देखिए बहुत दम चाहिए होता है छक्के मारने के लिए, मर्दों को भी। खवातीन ने अगर इतनी हिम्मत की है, मेरे ख्याल में बेलन हाथ में लेके बहुत फिरी हैं वो, आयशा जी 2 छक्के मारे 2 गेंदों में, तो वो तो खैर पूछना पड़ेगा, लेकिन ये लाजवाब खेले हैं। क्योंकि देखिए थाईलैंड से जब वो हारे हैं तो उस पर तो इट वाज लो की, मेरे ख्याल में थाईलैंड की जो शिकस्त थी ना, या जो पाकिस्तान थाईलैंड से हारा, और की बात कर रहा हूँ, उसके बाद इन लोगों ने बैठ के ये देखा है कि अगर हम इस तरह खेलते रहे तो फिर तो काम नहीं चलेगा। उसके बाद देखिए निदादार ने आके कितना जबरदस्त खेला था अगेंस्ट इंडिया, और उसके बाद जो पाकिस्तान की खवातीन है बड़ा खुल के खेल रही है, अपनी शॉट्स मार रही है, डर निकल गया है। तो मेरे ख्याल में जब वो डर निकला है और मारा है तो उनका यार ये तो इस तरह रन भी बन सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो डिफीट थी ना थाईलैंड की, दैट वाज अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान, और बहुत सही वक्त पे आई। सही, जबरदस्त। हमारी पाकिस्तानी खवातीन भी बहुत जबरदस्त रन बना रही हैं क्रिकेट में, और छक्के बड़े फेमस हो रहे हैं। अलवी साहब, व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट डू यू रिकमेंड, हाउ शुड वी गो फॉरवर्ड? पाकिस्तान, हमारे मर्दों की जो टीम है, इनको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए गोइंग फॉरवर्ड? बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस हैं आने वाले वक्त में, वर्ल्ड कप भी है। एब्सोल्युटली, देखें इनको सबसे पहले ये है कि खवातीन से एक लेना चाहिए हिंट के भाई फेयरलेस क्रिकेट खेलें, कोई फिक्र नहीं करें, हार गए थाईलैंड से हार गए, कोई बात नहीं। इसी तरह पाकिस्तान अगर कोई अच्छा हल्का मैच भी खेलता है और जल्दी हार जाते, जैसे 2019 के वर्ल्ड कप में ये वेस्ट इंडीज के पता नहीं 70-80 पे ऑल आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद दे केम डाउन एंड दे ओनली फेल्ड टू क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल बिकॉज ऑफ अ डेसिमल पॉइंट। तो इस तरह मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तानीज को जरा सा ये करना चाहिए कि शादाब और नवाज को बैटिंग रोल्स दें, एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाएं, एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन कम करें, आपके पास 6 बॉलर्स होते हैं और इफ्तिखार को खिलाएं, क्योंकि एज अ बॉलर ही इज इकोनॉमिकल, विकेट नहीं ले रहा है, लेकिन बल्लेबाजी इतनी ना दें। आप देखें ना इफ्तिखार खेला, ना शान मसूद खेला, इन पाकिस्तान रीच्ड इट इन द लास्ट ओवर। अगर इनको अपडेट कर देते ऊपर, तो जिस पेस से ये खेलते हैं, चाहे 130 की स्ट्राइक रेट से खेलें, काफी नहीं होता। सो आई थिंक व्हाट पाकिस्तान नीड्स टू डू इज कि अगर पावर प्ले में फेयरलेसली खेलें, शादाब और नवाज को 4 और 5 पे भेजें, and then take it from there. आमीन। थैंक यू सो वेरी मच अलवी साहब, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपका एक्सपर्ट ओपिनियन हमारे लिए बहुत होता है, लेकिन यकीनन बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस जरूरी हैं। अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहब, ये जो क्रिकेट है इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं बालों पे, स्किन पे? क्योंकि कहते हैं कि वो दिल की धड़कनें आजकल बड़ी तेज हो जाती हैं, और लोगों के बाल तेज गिरना शुरू हो गए, झुर्रियां पड़ गई आंखों में, डार्क सर्कल्स आ गए, पूरी रात बैठ के मैच देख रहे हैं। नहीं, पूरी रात बैठकर मैच देखना ये एक अलग चीज़ है ना, और क्रिकेट के क्या असरात हैं, यानी कि जो ऊपर नीचे हम एक्साइटमेंट हो रही होती है, आप उसके हवाले से बात कर रहे हैं कि जो हम देख रहे होते हैं और आखिरी बॉल चल रही है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े होने में बाल गिर जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, रोंगटे जरूर खड़े होते हैं, मतलब बिल्कुल बॉडी का एक जो रुआ है वो मतलब कंसर्न हो रहा होता है, क्योंकि आपकी सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, आपका सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है वो एक्टिव हुआ होता है कि नेक्स्ट बॉल पे पता नहीं क्या हो जाए, ये सारी चीज़ें। तो अभी आप बात कर रहे थे कि स्ट्रेस के बालों के हवाले से ना, तो स्ट्रेस तो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, ना सिर्फ बालों के लिए बल्कि इंसानी हेल्थ के लिए भी। ठीक है, सिर्फ हम बालों तक अगर महदूद रहते हैं तो स्ट्रेस की वजह से जो बाल गिरते हैं इसको मेडिकल की ज़बान में टीलोजिन इफ्लूवियन कहते हैं। टीलोजिन इफ्लूवियम जब डेवलप होता है, यानी कि स्ट्रेस हुआ, बाल गिरना शुरू हुए, जब बाल गिरेंगे तो स्ट्रेस और बढ़ेगा, जब स्ट्रेस और बढ़ेगा तो बाल और ज़्यादा गिरेंगे। तो एक इसको कहते हैं एक विशियस साइकिल जो है तो वो डेवलप हो जाता है। स्ट्रेस इंक्रीज द हेयर लॉस,
एंड हेयर लॉस इंक्रीज द स्ट्रेस, ठीक है। सही। अच्छा, इसको रिवर्स भी कर लें, हेयर लॉस इंक्रीज द स्ट्रेस एंड स्ट्रेस इंक्रीज द हेयर लॉस। डॉक्टर साहब यही वजह है कि हमारे प्रोड्यूसर साहब के बाल मुसलसल गिर रहे हैं, वो स्ट्रेस में है। ये जो आपने टेक्निकल सा वर्ड यूज किया ना, ये मैं अभी रिपीट नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल था। और डॉक्टर साहब वक्त की कमी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर हनीफ फॉर कमिंग ऑन माय शो, इट वाज ग्रेट हैविंग यू। उम्मीद करता हूँ प्रोड्यूसर साहब आप समझ गए होंगे कि आप जो स्ट्रेस ले रहे हैं वो ब्रेक नहीं ले रहे हैं ना, उनकी स्ट्रेस बढ़ती जा रही है। ब्रेक ले लें भाई, ब्रेक ले लें। आजकल जिंदगी ही सुबह दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। मौसम की सूरत हाल, मौसम की बात करें तो सर्दियां आ चुकी हैं, तकरीबन आ चुकी है। पंजाब और केपीके में सर्दियों की एंट्री हो चुकी है। कराची वाले जो हैं वो बड़ा इस वक्त खुश महसूस कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं। वजह यह है कि सुबह के औकात में कराची का टेम्परेचर जो मिनिमम रिकॉर्ड किया गया दैट वाज 22 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि कराची का मौसम अच्छा होगा तो इसका मतलब है एसी कम चलेंगे, बिजली के बिल कम आएंगे और लोग सुकून का सांस ले सकेंगे। कराची की अगर बात करें तो कम से कम 22, ज्यादा से ज्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड देखा गया है। पंजाब की बात करें तो बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। इवन दो कि ये लाइन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मौसम की खबर में, लेकिन हर रोज हम सुन रहे होते हैं मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। आगे बढ़ते हैं, लाहौर की बात करें, बादल हैं लाहौर में, बारिश नहीं होगी तो यकीनन बादलों को एंजॉय कीजिएगा, बारिश की दुआ कीजिएगा, अल्लाह चाहे तो हो सकती है। लेकिन इस वक्त जो महकमा मौसमियात की इतलात हैं, बादल छाए रहेंगे काफी एरियाज में लाहौर के, बारिश वहां नहीं होगी। इस्लामाबाद की बात करें तो वहां प्रॉपर सर्दियां शुरू हो चुकी हैं। कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। यकीनन वहां पे अब कुल्फियों को अगर आप बाहर भी रख देंगे तो वो जमी रहेंगी, ठंड इतनी है। रात में मैक्सिमम 28 डिग्री सेंटीग्रेड। केपीके की बात करें, बर्फ का सिलसिला शुरू हो गया है, बर्फबारी हो रही है। बाबूसर टॉप, नारान, कागान, सैफुल मुलूक, इस सारे एरिया में बर्फबारी हो रही है। रोड पर बड़ी फिसलन है, टूरिस्ट वहां जाने से गुरेज करें। वक्त कम है और वर्धा के साथ कोई मेहमान बैठे हुए, चलते हैं वर्धा की जानिब। जी तलहा, हम लोग जैसे जानते हैं कि आज अक्टूबर का महीना है, 13 अक्टूबर है और 13 अक्टूबर में हम ब्रेस्ट कैंसर की आगाही का महीना तो मनाते ही मनाते हैं, लेकिन 13 अक्टूबर की ये तारीख पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कुदरती आफात से बचाव का एक आलमी दिन भी मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का बाकायदा आगाज़ 1978 से हुआ था और इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि लोगों को ये तवज्जो दिलाई जाए, उनमें ये अवेयरनेस डाली जाए ताकि उनको ये पता चले ये कुदरती और नागहानी आफत और सानेहात को हम पूरी तरह रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ कम अज़ कम उसको हम कम ज़रूर कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं कि हम अपने कुदरती चीज़ों के साथ छेड़छाड़ ना करें, दरख्तों को ना काटें, अपने माहौल को साफ़ रखें, अपने माहौलियाती आलूदगी को कम से कम कर सकें। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं CEO सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज के साथ आबिद नवीद साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दुनिया बोल है आबिद साहब। आबिद साहब, किस तरह से हम अपने माहौल को बेहतर बना सकते हैं और कुदरती आफात से कैसे बचा जा सकता है? देखें, इसकी एग्जांपल हम जो यस्टरडे नाइट एक इंसिडेंट हुआ था, ये फायर इंसिडेंट हुआ था जो नूरियाबाद में बस में लगा था। 18 अफराद एक ही ख़ानदान के तकरीबन कोई 8 से 10 अफराद जो है वो जहाँ भाग हुए। जैसे सिंपल, इसको अगर सादा अल्फाज में इस तरह से देखें कि जैसे आप एरोप्लेन में बैठते हैं तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपने किस तरह से रिएक्ट करना है, एग्जिट किस तरह से करना है, किस तरह से रिएक्ट करना है। इसी तरह से ही अगर इस तरह के केसेस में लोगों को पहले अवेयरनेस दी जाए कि अगर बस रोल ओवर हो जाए या फायर जो है इंसिडेंट हो जाए बस के अंदर, तो आपने किस तरह से एक्ट करना है। मैं यकीन से कह सकता हूं कि उस टाइम पे लोग इतने परेशान होते हैं, पैनिक में बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं। सिंपली जैसे बाहर के मुल्कों में होता है कि प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है कि सिंकिंग, जब कोई व्हीकल पानी में सिंक कर रही होती है तो इमरजेंसी में किस तरह से आपने रिएक्ट करना है, आपने शीशा कैसे ब्रोक करना है, किस तरह से आउट करना है, अपने आप को आउट करना है। इसी तरह से फायर इंसिडेंट हुआ तो उसमें किस तरह से आपको निकलना चाहिए था। उस केस में भी यही हुआ कि लोग पैनिक हो गए, किसी ने कोई रूल्स फॉलो नहीं किए, कोई अवेयरनेस ही नहीं है। वो सिंपली उनको विंडोज़ को ब्रोक करते और जहाँ से लोगों को मौका मिल रहा था वहाँ से जल्दी से रश करते निकलने के लिए। यही वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे हम बहुत बड़ा सान्या को रोक सकते हैं। जैसे अभी हमने ये सिंपल है कि फ्लड है अभी हुआ, जो एक अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है हमारे ऊपर। इसमें हुआ ये है कि ठीक है, हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे या हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन हम उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ इस डिजास्टर को बेटर वे में मैनेज कर सकते थे। हम क्यों कहते हैं कि हम प्रिपेयर्ड नहीं थे? महकमा मौसमियात कंटिन्यू अलर्ट जारी कर रही थी, हमें पता था कि इस साल ज़्यादा बारिश एक्सपेक्टेड है, ठीक है, रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन पहले से हमने प्री प्लान नहीं किया उन चीज़ों को, जिसकी वजह से हमें तमाम चीज़ों का मसाइल का सामना करना पड़ा।
एक्चुअली देखें, एवरी टाइम आपकी कैलकुलेशन कभी सही तरह से नहीं बैठ रही होती। अब देखें, जैसे हम कहते हैं कि माहौलियाती जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, ट्रीज़ को काटा जा रहा है और पोल्यूशन फैल रही है और साइक्लोन के जो तय है उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ओजोन लेयर भी ऑलमोस्ट ओजोन जो लेयर है उसमें प्रॉब्लम है। सो देखें, ये ताली एक हाथ से नहीं, एक्चुअली खुद ही अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अब आपने प्रेडिक्शन की कि कल बारिश नहीं होनी और अचानक से बारिश होगी, अब तो ये वाली चीज़ें हो गई। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अब आपके वो कंट्रोल्स, वो चीज़ें उस तरह से आपको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रही। तो इसके लिए आपको क्या करना है? पहले जो सिंपल रूल है कि भाई अपने इर्द गिर्द माहौल को साफ रखना है, दरख्तों को काटना। इतने पुराने हो गए हैं कि अभी तक नए नहीं हो सके क्या? अच्छा नहीं, ये देखें, आप वर्ल्ड वाइड देखें कि ये डिजास्टर, कैलेमिटी, ये इस तरह के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। फ्लोरिडा में भी इतना बड़ा डिजास्टर हुआ, लेकिन उन्होंने उस चीज पे काबू पा लिया है। है। लेकिन काबू पाया, लेकिन आपको नहीं पता कि वहाँ डैमेजेस कितने हुए हैं। फ्लोरिडा में अच्छा खासा डैमेज हुआ है। इसी तरह से यहाँ भी चीज़ें हुई हैं। अच्छा, यहाँ भी ऐसा नहीं है कि नहीं काम हुआ। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने, जो सिंध का हेल्थ डिपार्टमेंट है, इसने बड़ा अच्छा काम किया है। इसने क्या काम किया? इसने 3 से 4 चीज़ें इमीडिएटली स्टार्ट कर दी। नंबर 1, इन्होंने जितने भी डॉक्टर्स थे और पैरामेडिकल स्टाफ था, नर्सेज थे, वो जहाँ जहाँ भी हॉस्पिटल्स में थे, उन्हें वहाँ से जितने भी ज़रूरत है हॉस्पिटल में, वहाँ तो उन्होंने रखा, और जो जितने मूव कर सकते थे उन्होंने रिमोट लोकेशंस पे मूव किया मैक्सिमम, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि वो सारी ट्रैफिक आपकी हॉस्पिटल में आए, फिर हॉस्पिटल आपके चौक कर जाते। तो उनको देन एंड देयर ही आपने ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह से ही मोबाइल हेल्थ यूनिट उन्होंने एक्टिव कर दिए। क्या हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल किसी एक डिस्ट्रिक्ट में 2 हॉस्पिटल हैं, तो मोबाइल हेल्थ यूनिट में हर यूनिट के अंदर एक डॉक्टर भी है, नर्स भी है और मेडिसिन भी है। तो वो कोई 20 यूनिट्स चले गए उस डिस्ट्रिक्ट में, तो 20 हॉस्पिटल के तौर पे वो काम कर रहे हैं। तो इस तरह से इन्होंने चीज़ों को मैनेज किया। इसी तरह से हमारी, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, हमारी एम्बुलेंस सर्विसेज भी पूरे सिंध में तकरीबन 18 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी काम कर रही हैं। डबल वन डबल टू जी। अभी तक हमने फ्लड में तकरीबन को 30,000 लोगों को सर्विसेज दे चुके हैं, उनकी हेल्प कर चुके हैं, उनके घर पे जाके हेल्प कर चुके हैं। अगर वही उनको आना पड़ता, यानी कि कुछ लोग टेंट में रह रहे हैं, कुछ टूटे फूटे घरों में रह रहे हैं, हमने ये नहीं किया कि उनको हॉस्पिटल लेकर आए, हम उधर ही उनकी ट्रीटमेंट, पैरामेडिकल स्टाफ वहीं एम्बुलेंस से मौजूद होती है, एम्बुलेंस वहाँ जाती है, वहाँ डॉक्टर भी हमारे पास, DHOs जो हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, उन्होंने हमारी टीम्स के साथ डॉक्टर्स को जो है एंगेज किया हुआ है, वो हमारे साथ जाते हैं। मेडिसिन बैग होता है हमारे, इनके पास लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स होते हैं, ये देन एंड देयर ही वहाँ जाके ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, सिर्फ ट्रीटमेंट दे के वापस नहीं आ जाते। फिर हमारा एक टेली तबीब डिपार्टमेंट है, वो कंटिन्यूसली इन केसेस का फॉलो अप रखता है। वो ये देखता है कि अच्छा जी, आपको जो ट्रीटमेंट दी थी, आप उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई और किसी किस्म का मसला तो नहीं है। तो एक केस का कंटिन्यूसली फॉलो अप रखते हैं, जिससे ये होता है कि एक चेन कंप्लीट हो जाती है। अब आपने देखे कि इन केसेस को अगर आपने वहीं ट्रीटमेंट दे दी, वो हॉस्पिटल नहीं आए, आपने हॉस्पिटल का कितना बर्डन कम कर दिया। तो इसी तरह से आप करते हैं। ये एम्बुलेंस हमारी एम्बुलेंस मुख्तलिफ क्यों है बाकी एम्बुलेंसेज से? हम टीएड मॉडल यूज़ करते हैं, विच मीन्स कि हमारे पास BSL एम्बुलेंसेज भी हैं, BLS एम्बुलेंसेज भी हैं, ACLS भी हैं और ALS भी हैं। और इनमें डिफरेंस क्या है? जो लाइक अगर किसी के घर में कार्डियक अरेस्ट केस हुआ है, अब कार्डियक अरेस्ट केस में कार्डियक मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है, तो उसमें हमारे पास कार्डियक मोनीटर भी हैं, AEDs भी हैं, उसके अंदर फिर ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ होता है जो एडवांस ट्रेनिंग की होती है। हमारी अपनी एकेडमी है सिंध में जो लोगों को ट्रेन करती है। उसमें क्या होते हैं, हम जो नर्सिंग डिप्लोमा जिन्होंने किया होता है उनको लेते हैं, उनको अपने सर्विसेज में 1 से 2 साल उनको प्री हॉस्पिटल साइड के जितने प्रोटोकॉल्स हैं उन पे उनकी जो है वो ट्रेनिंग भी कर रहे होते हैं, उनको सर्विसेज वो हमें दे रहे होते हैं, और उससे उनका नॉलेज इनक्रीज़ हो रहा है, इनहेंस हो रहा है। फिर उनको हम अपनी एकेडमी में लेते हैं और उनको एडवांस कोर्सेज करवाते हैं। ये वो कोर्सेज हैं जो वो डॉक्टर तो नहीं बनते, लेकिन एटलीस्ट उस लेवल पे उनके स्किल्स चली जाते हैं कि सिचुएशन में वो डील कर सकते हैं। तो हमारे पास इस तरह की एम्बुलेंसेज। अब किसी के घर में कार्डियक अरेस्ट हुआ है, एम्बुलेंस पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स स्टाफ के साथ वहाँ पहुँची, उन्होंने पेशेंट के घर से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर उसका नो BP नो पल्स है, वो सांस नहीं ले रहा, तो उधर ही उसकी मैनेजमेंट स्टार्ट कर दी, उसका CPR स्टार्ट कर दिया, उसको AED अप्लाई कर दिया है। AED में अगर उसने शॉक देना है तो वो शॉक भी दिया, वो होता है ना कि शॉक दिया जाता है, तो
तो वो सारी ट्रीटमेंट घर में ही स्टार्ट हो जाती है, फिर एम्बुलेंस के अंदर भी चल रही होती है और ऑल द वे फिर हॉस्पिटल तक वो यानी कंटिन्यूसली सारी फैसिलिटीज आपको एक एम्बुलेंस में मिल जाती है। लेकिन डॉक्टर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल नवीद साहब ये है कि क्या ये एम्बुलेंसेज फौरी तौर पे अवेलेबल हैं? वरना अक्सर होता है कि शॉर्टेज होती है कि जी अभी नहीं आ सकते, आप फ़ोन करते रह गए नहीं आते। तो कितनी सर्विसेज इस तरह की एक्टिव हैं अभी आपके पास? जल्दी से बता दें कि वक्त की कमी है हमारे पास अभी 120 एम्बुलेंसेज सिंध में ऑपरेट कर रही हैं और जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में है। कराची में हमारे पास 70 एम्बुलेंसेज हैं, ठट्टा सजावल में हमारे पास 22 एम्बुलेंसेज हैं, लाड़काना में हमारे पास 12 एम्बुलेंसेज हैं और इसी तरह 15 एम्बुलेंसेज हैं और हैदराबाद में 12 हैं। आगे चल के इनका रेशो ज़रूर बढ़ता चला जाएगा। हमारी दुआ भी है कि इस तरह से आगे मज़ीद तरक्की करते हैं कि इस वक्त लोगों को इस तरह की प्रॉपर ट्रेन स्टाफ के साथ एम्बुलेंसेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी के साथ ही आज के शो का वक्त होता है ख़त्म। उम्मीद करते हैं आपको शो हमारा आज का पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे आपसे कल सुबह 9 बजे। देखना मत भूलिएगा दुनिया बोल है। तब तक अपना ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।